नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तराइनी में। जैसा कि अभी तक हमने अपने पिछले लेक्चर्स में 18th सेंचुरी के रीजनल फॉर्मेशन के टॉपिक्स के अंतर्गत सक्सेसर स्टेट्स और न्यू स्टेट्स को कवर कर लिया है। आज के हम इस अपने टॉपिक में इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात करें इंडिपेंडेंट स्टेट्स से के कंसेप्ट को, या फिर जब हम ये इंडिपेंडेंट स्टेट इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्वतंत्र राज्य, जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आखिर इससे हम क्या समझते हैं। तो बेसिकली 18th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में इसका रेफरेंस उन स्टेट से किया जाता है जो कि पहले के एक ऑटोनॉमस यूनिट के तौर पे एग्जिस्ट करते थे, यानी कि इनके पास एक प्रकार की स्वच्छता थी। लेकिन 18th सेंचुरी के आते 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 ये पूरे के पूरे अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि पूरे के पूरे स्वतंत्र हो जाते हैं। तो स्वच्छता में और इंडिपेंडेंस के मामले में क्या डिफरेंस होता है? तो ऑटोनॉमस यूनिट बेसिकली क्या है कि वो एक अपने, अगर एक कोई स्टेट है मान लीजिए एक्स, तो वो और उसके ऊपर कोई एक पावर है वाई, तो एक ऑटोनॉमस यूनिट क्या करता है कि अपने एक वाई वाले पावर को, एक बड़े अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है, और इसके बदले में वाई जो अथॉरिटी है वो एक्स को पावर देता है कि हम आपके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनल मैटर में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आप जैसे भी चाहें, जिस भी तरीके से गवर्न करना चाहें, जो भी आपके नियम पॉलिसीज हैं, वो हम वाई जो है, जो सुपीरियर पावर है, वो इसे एक्सेप्ट करेगा, और बदले में एक्स को कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे कि इस पावर को एज अ सॉवरेन अथॉरिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज करना। जैसे जैसे हम आगे टॉपिक में बढ़ेंगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के तहत। तो यहाँ पे आप बस खाली इस पॉइंट को याद रख लीजिए कि ऑटोनॉमस यूनिट में और इंडिपेंडेंट पावर में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑटोनॉमस यूनिट में आप अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में तो फ्री हैं, बट आपके ऊपर एक और पावरफुल अथॉरिटी है जिसको कि आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। और इंडिपेंडेंट जब आप हो जाते हैं तो आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, आप ही सबसे बड़े अथॉरिटी हैं। क्या एक्सेप्ट करना है, क्या एक्सेप्ट नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट या इंडिपेंडेंट पावर होना। ठीक है, तो अब हमें इसमें कौन कौन से किंगडम्स को पढ़ना है या कौन कौन से पावर को पढ़ना है जो कि 18th सेंचुरी में एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट उभर के आते हैं। तो पहला है राजपूत किंगडम, दूसरा है स्टेट ऑफ मैसूर, और तीसरा है स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर। ठीक है, मैप में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो पूरा इलाका है ये राजपूत का है। मैसूर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ट्रेवनकोर जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो एक एक करके हम राजपूत, मैसूर और ट्रेवनकोर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें राजपूत किंगडम्स के बारे में, तो ये सभी राजपूत किंगडम्स, अगर हम मिडिवल हिस्ट्री से अगर हम इसे लिंक कर, इस टॉपिक को लिंक करें, तो ये मुगल अंपायर के डिक्लाइन के साथ में धीरे धीरे ये सभी राज्य जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते चले जाते हैं। ठीक है, राजपूत चीफ्स यानी कि जो राजपूत के सरदार थे, बेसिकली मुगल अंपायर के साथ में इनका रिलेशन था। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो राजपूत जो थे वो अपने आप में पहले एक ऑटोनॉमस यूनिट के तौर पे हैं, और जो सॉवरेन अथॉरिटी है, यानी कि इनके ऊपर जो एक अथॉरिटी है वो कौन हो जाएगा? मुगल अंपायर हो जाएगा। तो इनका जो फ्रीडम बेसिकली होगा वो मुगल अथॉरिटी के डिक्लाइन से होगा। अगर हम राजपूत और मुगल अथॉरिटी के रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें मिडिवल इंडिया में, तो बेसिकली इन्हें एक पेशकशी जमींदार के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता था। ठीक है, और इसके अंतर्गत उन्हें बेसिकली क्या करना पड़ता था कि मुगल बादशाह को उन्हें एक सालाना ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। पेशकश इसका मतलब ही होता है एक प्रकार का उन्हें क्या देना पड़ेगा? ट्रिब्यूट देना पड़ता था। ठीक है, बेसिकली रेवेन्यू के फॉर्म में उन्हें ट्रिब्यूट देना पड़ता था। एक तो ये पॉइंट था कि वो सालाना मुगल एम्परर को एक पेशकश देंगे, और उसके साथ साथ उनकी मिलिट्री में भी कंट्रीब्यूट करते थे। तो आप जानते भी होंगे कि मनसबदारी जो सिस्टम था मुगलों का, उसमें जो कई जो बड़े तबके जो होते थे, जो मुगल सेना में जो हाई रैंक्स होते थे, उनमें राजपूत को अपॉइंट किया जाता था। तो ये दो ऑब्लिगेशंस थे जो कि राजपूत और मुगल अथॉरिटी के रिलेशंस को समझाता है।
और इस तरीके से एक रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन और दूसरा उनके मिलिट्री में कंट्रीब्यूशन होता था राजपूतों का, जिससे कि मुगल अंपायर और अथॉरिटी को अपने आप में एक मजबूत बनाने में सहायता मिलती थी। ठीक है, इसके बदले में मुगल अथॉरिटी के तरफ से उन्हें अब उनके आंतरिक प्रशासन में एक ऑटोनॉमसिटी मिलता था, यानी कि जो भी उनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इंटरनल मैटर होगा, उसमें एक ऑटोनॉमस में रूल रहेगा, का एक अधिकार दिया जाएगा, और जिस भी तरह से वो अपने रजवाड़े को चलाना चाहते हैं उन्हें एक अधिकार दिया जाएगा, और साथ ही साथ उन्हें हेल्प भी किया जाता था ताकि वो अपने रूल को कंसोलिडेट कर सके। तो बेसिकली एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशन आपको देखने को मिलता है। म्यूचुअल बेनिफिट में ये एक तरफ में है राजपूत और दूसरे तरफ में मुगल अथॉरिटी, ये भी कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बदले में कुछ मुगल्स भी इन्हें फेवर्स और प्रिविलेजेस देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से राजपूत और मुगलों का रिलेशन था। अब अगर हम 18th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिख भी दिए हैं, आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। पेड एनुअल ट्रिब्यूट टू द मुगल एम्परर, हेल्ड हाई रैंक इन द मुगल आर्मी, कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ एम्पायर, और बदले में ऑटोनॉमी इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसीव्ड हेल्प इन द कंसोलिडेशन ऑफ देयर रूल। ठीक है, अगर 18th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें राजपूत के किंगडम्स को हम समझें, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ मुगलों के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा, और इस टाइम में भी मेवाड़ के रूलर, इस टाइम जब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी के टाइम पे, तो ये इस टाइम थे मेवाड़ के जो रूलर थे उनका नाम था राज सिंह। ठीक है, इनका आप नाम नोट कर लें। और राज सिंह की लीडरशिप में हम देखते हैं कि मेवाड़ जो है वो कंटिन्यूअस टेरिटोरियल एक्सपेंशन में लगा हुआ था, यानी कि अपने क्षेत्रीय प्रसार में लगा रहता है। अब चूंकि क्षेत्रीय प्रसार में लगा हुआ है तो ऑब्वियस है कि मुगल अथॉरिटी के साथ में इनको कोलाइड करना ही करना है, क्योंकि मुगल एक ऑल इंडिया अथॉरिटी के तौर पे है और राजपूत समझिए अगर यहाँ पे हैं तो वो कोलाइड कर रहे हैं इनके साथ में। तो दोनों के बीच में, और इस टाइम एम्परर कौन होते हैं? मुगल एम्परर होते हैं औरंगजेब। तो मेवाड़ और औरंगजेब के बीच में युद्ध होना इस टेरिटोरियल एक्सपेंशन के कारण होना निश्चित ही है, क्योंकि इससे दिक्कत औरंगजेब को क्या है कि जो शक्ति संतुलन जो वो बनाए रखना चाहते थे मुगल अंपायर पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसमें उनको प्रॉब्लम आ रहा है। एक तरफ आप सब जानते ही हैं कि मनसबदारी सिस्टम के अंतर्गत कई सारे जो राजपूत जो किंगडम थे, जैसे मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, इन सब के जो रूलर्स थे वो उन्हें मुगल अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज करके ऑटोनॉमस रूल दिया था और उनके मनसबदार के तौर पे एक्ट करते थे। अब जब इसमें एक्सपेंशन कर रहा है और इनके एरियाज को अपने अंडर कंट्रोल में लेके आ रहा है, तो ये एक तरीके से डायरेक्ट चैलेंज किसको किया जा रहा है? मुगल अथॉरिटी को। तो जब ऐसा डायरेक्ट चैलेंज होगा तो क्लैश होना निश्चित है। तो इसमें क्या हुआ कि हम देखते हैं कि अब जब बाकी जो राजपूत रूलर्स हैं जिनके एरिया को मेवाड़ अपने कंट्रोल में करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो हेल्प मांग रहे हैं मुगल अथॉरिटी से। तो फिर मुगल अथॉरिटी इस टाइम पे कौन है? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने बाकी सारे जितने भी राजपूत शासक थे उनको अपना संरक्षण दिया, और धीरे धीरे इस कारण से हम देखते हैं कि टेंशन और भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसी टाइम पे मारवाड़ में एक सिचुएशन उभर के आया जिसे कि हम कहते हैं बेसिकली एक सक्सेशन डिस्प्यूट के तौर पे आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, मारवाड़ में यहाँ पे मैंने आपको लिख भी दिया हुआ है, मेवाड़ जो है राज सिंह है, यहाँ पे पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है, और मारवाड़ में सक्सेशन डिस्प्यूट होता है। सक्सेशन डिस्प्यूट किसके मरने के बाद में होता है? जसवंत सिंह। ठीक है, वो राणा थे मारवाड़ के। अब उनके मरने के बाद में दो कंटेंडर होते हैं गद्दी के लिए। ठीक है, तो दो पहले कंटेंडर में है इंदर सिंह, जिसे कि पॉलिटिकल बैकिंग मिला हुआ था औरंगजेब की तरफ से, और दूसरा जो कंटेंडर जो थ्रोन के लिए था वो थे अजीत सिंह, जो कि अभी एक इन्फेंट चाइल्ड थे, और रानी हरी जो थी, जो इनकी महारानी थी, वो अजीत सिंह के नाम पे रूल कर रही थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब एक पार्टी को अगर औरंगजेब अगर हेल्प कर रहा है तो दूसरी पार्टी को हेल्प करने के लिए कौन आएगा? यस, यहाँ पे आपने सही समझा है, बेसिकली यहाँ पे आएगा मेवाड़। ठीक है, तो अब
एक तो पहले से ही टेरिटोरियल एक्सपेंशन को लेके कॉस्ट चल रहा था, और उसके बाद में एक आ जाता है सक्सेशन का डिस्प्यूट, तो और भी ज़्यादा टेंस सिचुएशन हो जाते हैं। अगर हम बात करें मारवाड़ के बारे में, तो मारवाड़ आगरा और अहमदाबाद के रूट में लोकेटेड है, और अहमदाबाद जो था वो एक ट्रेडिंग पॉइंट के, तो ये आगरा से अगर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, जो कि मुगल एम्पायर का सेंटर है, और अहमदाबाद जो कि आपको यहाँ से सूरत जाने के लिए, जो कि एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट है, के बीच में फॉल करता है। तो ऐसे स्ट्रैटेजिक, जो कि मिलिट्रीली भी इम्पोर्टेंट हो और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो, ऐसे सेंटर को मुगल अथॉरिटी नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह से वो किसी और के कंट्रोल में चला जाए। और यहाँ पे अजीत सिंह जो कि एक इन्फेंट रूलर है, तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई इन्फेंट रूलर उसे कंट्रोल करे। तो औरंगजेब चाहते थे कि इंदेर सिंह बने, जो जिनके ऊपर उनका टोटली कॉन्फिडेंस था, ताकि इससे मुगल एम्पायर का डोमिनेंस और अथॉरिटी भी यहाँ पे कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो इस कारण से हम देखते हैं कि हमें 1680 में एक रिवोल्ट देखने को मिलता है इसी सक्सेशन डिस्प्यूट के अराउंड, जिसमें कि हमें दो तरफ से, एक तरफ मेवाड़, जो कि सक्सेशन डिस्प्यूट तो मारवाड़ से लेके है, लेकिन बेसिकली जो डिस्प्यूट जो चलता है वो मेवाड़ और औरंगजेब के बीच में होता है। ठीक है, और कई सारे इसमें पार्टीज बन जाते हैं, दो पार्टीज है, तो कई सारे जो राजपूत किंगडम्स होते हैं वो औरंगजेब को भी हेल्प करते हैं, और कुछ जो अजीत सिंह और मेवाड़ के प्रति समर्पित रहते हैं तो वो दूसरे साइड को हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये रिवोल्ट जो है वो कंटिन्यू करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आंतरिक अपने टकराव के कारण या अंदरूनी टकराव के कारण से ये जो रिवोल्ट होता है ये जल्दी ही बिखर जाता है। ठीक है, एक तो ये बिखरता है, और दूसरा दूसरा हम देखते हैं कि 1707 में औरंगजेब का भी डेथ हो जाता है। इसके बाद से अंपायर का डिक्लाइन भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे मुगल एम्पायर भी वीक होता चला जाता है, उस तरह से इन राजपूत किंगडम्स को भी एक पावर, एक वैक्यूम मिल जाता है, और धीरे धीरे ये अपने स्वतंत्रता की ओर बढ़ते चले जाते हैं, और फिर एक इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करने लगते हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट राजपूत रूलर के तौर पे उभर के आते हैं वो हैं सवाई राजा जयसिंह ऑफ आमेर, जिन्हों जो कि जयपुर में उन्होंने रूल किया था। कब से कब किया था, उनका टाइम लाइन आप नोट कर लीजिए, 1699 से लेकर 1743 तक। ठीक है, तो सवाई राजा जयसिंह ऑफ आमेर जो थे, ये एक इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे 18th सेंचुरी में एक इम्पॉर्टेंट राजपूत रूलर के तौर पे उभर के आते हैं। और न सिर्फ इन्होंने जयपुर को स्टैब्लिश भी किया था और जयपुर के इम्पोर्टेंट रूलर भी थे, बल्कि काफ़ी इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था मुगल पॉलिटिक्स में भी इस टाइम के। जैसे इस टाइम में जो भी कुछ लड़ाइयाँ होती थी औरंगजेब के टाइम पे, कई सारे गवर्नरशिप या जितने बहुत सारे जो बैटल और जो एक्सपीडिशंस जो लीड किए गए थे, और कई सारे जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस लिए जाते थे उनको लीड करते थे जय सिंह। ठीक है, फिर तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें इस 18th सेंचुरी में देखने को मिलता है। 18th सेंचुरी की अगर हम सेकेंड हाफ में अगर आते हैं, तो राजपूतों को मराठों और अफगानों से काफ़ी उनका लूटपाट का सामना करना पड़ा था। इस टाइम पे मराठों, खास करके मराठाओं का जो एक्सपेंशन था बाजीराव के तरफ में, वो बढ़ता है राजपूत किंगडम्स में, और उन्होंने कई बार हराया था। लेकिन बाई एंड लार्ज अगर हम देखते हैं तो फिर भी कुछ टाइम के बाद में पीरियड ऑफ अगर क्लैशेस अगर होते हैं, फिर भी वर्चस्व जो है वो राजपूतों का ही रहता है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो आप सभी को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखना है, इन सारे डिस्प्यूट्स और इन सारे रूलर्स को याद रखिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें होता है जय सिंह का जो कल्चरल कंट्रीब्यूशंस है 18th सेंचुरी में, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो उसे जब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे तो आपको वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप सभी सिर्फ इतने पॉइंट को नोट डाउन कर लें। अब हम बढ़ते हैं राजपूत किंगडम से मैसूर की तरफ। ठीक है, हमने राजपूत किंगडम को कवर कर लिया है, अब हम किसके तरफ में बढ़ रहे हैं, मैसूर के तरफ में। अगर बात करें मैसूर किंगडम्स के बारे में, तो 16th सेंचुरी में ये बेसिकली ये विजयनगर अंपायर का एक प्रांत था, यानी कि प्रोविंस था। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 16th सेंचुरी के अराउंड तक में
मैसूर जो जो इलाका जो होता है वो विजयनगर अंपायर का एक प्रोविंस था, एक प्रांत था। ठीक है। इसके बाद में एक, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को लिख भी दिया है, वाइस रॉयल्टी ऑफ द विजयनगर अंपायर। इसके बाद में वुदिया डायनेस्टी ने इसे एक स्वतंत्र रजवाड़े यानी कि एक ऑटोनॉमस प्रिंसिपैलिटी बनाया। ठीक है। जिसमें इनके रूलर चिक्का देव राजा वुदियर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इन रूलर का भी आपको नाम याद रखना है, और क्या क्रोनोलॉजी है मैसूर के इमरजेंस का, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। कैसे ये विजयनगर अंपायर से रिलेटेड है, फिर कैसे ये ऑटोनॉमस बनता है, और किस रूलर ने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ये आपको जानना है। ठीक है। मैसूर के अगर हम सबसे ग्लोरियस पीरियड के बारे में बात करें, यानी कि उस मैसूर अपने गरिमा के शिखर पर पहुंचता है हैदर अली के टाइम पे। ठीक है। हैदर अली के काफी कंट्रीब्यूशंस रहे मैसूर को एक पावरफुल स्टेट बनाने में। अगर हम बात करें हैदर अली के बारे में, तो हैदर अली बेसिकली मैसूर आर्मी के एक जूनियर ऑफिसर थे। ठीक है। हैदर अली मैसूर आर्मी में एक जूनियर ऑफिसर के पोस्ट पे अपॉइंटेड थे। 1761 में इन्होंने मैसूर के करप्ट मिनिस्टर थे, जो कि जिनका नाम था नंजराज। प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली दलवाई कहा जाता था। ये बहुत ही एक करप्ट मिनिस्टर थे, और इन्होंने खास करके वुदिया डायनेस्टी को एक पपेट रूलर के तौर पे बना दिया था। तो हैदर अली ने इनको डिफीट करके पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर जो था वो अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस के बारे में, कि किस तरीके से हैदर अली ने मैसूर को एक पॉइंट ऑफ एमिनेंस, एक उसके गरिमा के शिखर पर पहुंचाया, तो जो सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया था वो था आर्मी के फील्ड में। तो क्या क्या थे? तो सबसे पहले तो इन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन मिलिट्री स्टैंडर्ड के तौर पे रेज किया। ठीक है। ये आप पॉइंट देख सकते हैं, मैंने आपको लिख भी दिया है। पूरी आर्मी को, और इस मॉडर्न यूरोपियन मॉडल के अलोंग ऑर्गेनाइज करने के लिए जिस जिस यूरोपियन पावर से उन्होंने हेल्प लिया था वो थे फ्रेंच। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। पूरी आर्मी को उन्होंने सिस्टम ऑफ रिसाला के तौर पे ऑर्गेनाइज किया था। अब क्या है सिस्टम ऑफ रिसाला, ये आप समझ लीजिए। बेसिकली ये टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम एक सिस्टम बनाया गया था, जिसमें कि सबसे टॉप में कौन रहेंगे? रूलर है। रूलर बेसिकली यहाँ पे हैदर अली है। और नीचे में जो है एक जो सिस्टम होगा, वन यूनिट ऑफ रिसाला होगा। यूनिट ऑफ रिसाला। अब यूनिट ऑफ रिसाला के अंदर में क्या होगा कि इसमें फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे। सबसे पहला तो ये फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स होते थे, और इसमें इनके साथ हर एक सोल्जर्स के लिए कितने उनके हथियार होने चाहिए, यानी कि वेपन्स होने चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक सिस्टम अरेंज किया किया जाता था। तो सपोज करिए एक यूनिट है। आज के भी अगर आप आर्मी के अगर सिस्टम को अगर देखें, तो जैसे सेक्शन होता है, प्लाटून होता है, फिर कंपनी होती है, फिर बटालियन होता है, फिर इस तरीके से कमांड का स्ट्रक्चर इवॉल्व करते हुए जाता है। तो कुछ इसी तरीके से हमें रिसाला सिस्टम भी देखने को मिलता है। सपोज करिए अगर 10 सोल्जर्स हैं एक रिसाला के अंदर में, तो इन 10 सोल्जर्स को कितने वेपन्स चाहिए, उसका एक फिक्स नंबर होगा। इन 10 सोल्जर्स को अगर कहीं पे अगर मोबिलाइज करना है किसी एक पे, तो कितने ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट, वो भी फिक्स रहेगा। तो इस तरीके से हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करके अराउंड द यूरोपियन मिलिट्री स्टैंडर्ड के तौर पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। और हर रिसाला का अपना एक कमांडर होगा, जिसे कि कौन अपॉइंट करेगा, यानी कि जो सुप्रीम रूलर होगा, यानी कि यहाँ पे हैदर अली द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इससे क्या होगा, एक टॉप टू बॉटम एक डायरेक्ट हायरार्कियल कमांड सिस्टम को डेवलप किया गया था। ठीक है। सब पॉइंट्स आप याद रखते हुए चलें। इसके बाद अपने रूल को स्ट्रेंथन और कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने जितने भी मैसूर के जो स्थानीय यानी कि लोकल हेरिडेटरी ओवरलॉर्ड्स थे, जैसे कि देशमुख और पालेगर्स यानी कि पॉलीगर्स जिन्हें हम कहते हैं, इन सबको सब्जुगेट किया और अपने कंट्रोल में लेके आए इनको, ताकि ये हैदर अली को
एक सॉवरेन अथॉरिटी के तौर पे या फिर अपने ग्रेटर रूलर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, और भी फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हुए 1766 में इन्होंने मालाबार और कैलिकट को एनेक्स किया और मैसूर का जो कंट्रोल था वो मालाबार और कैलिकट तक पहुंच गया। ठीक है, और इस टाइम पे मैसूर के जो सबसे 3 इम्पॉर्टेंट राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, यानी कि जो पॉलिटिकल चैलेंज जिन्हें मैसूर से मिलता था, वो थे हैदराबाद ऑफ निज़ाम, दूसरे थे मराठा और तीसरे थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर याद रखिए। फिर 1782 में इनका डेथ होता है और इसके बाद गद्दी जो है इनके बेटे टीपू सुल्तान को मिलती है। ठीक है, किस तरीके से जो बैटल, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इन्हें हराया, कौन कौन से बैटल्स फॉट किए गए थे, जब हम कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल को पढ़ेंगे तब आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हैदर अली का फेज मैसूर की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा ग्लोरियस रहा है मैसूर की हिस्ट्री में टीपू सुल्तान का हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहला तो टीपू ने जो इम्पोर्टेंट वर्क किया अपने रूल को स्ट्रेंथन करने के लिए और मैसूर को पावरफुल बनाने के लिए, वो था रेवेन्यू सिस्टम को पूरा का पूरा उन्होंने रिवैम्प किया। ठीक है, इसके तहत अब सीधे जो टैक्स जो था, यानी कि कर की जो वसूली होती थी, वो डायरेक्टली अब पीजेंट से लिया जाता था। ठीक है, और इस कलेक्शन का काम कौन करते थे, तो इस कलेक्शन का काम स्टेट के ऑफिशियल्स करते थे। और टैक्स किस तरह से, यानी कि किस फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था, तो वो होता था कैश में। ठीक है, दो हम तरह से कैश को जो है वो टैक्स को जो अगर हम इस सिस्टम, अगर हम एंशिएंट और मिडिवल टाइम में देखें तो दो तरह से मिलता है। एक होता है टैक्स इन कैश और दूसरा होता है टैक्स इन काइंड, और तीसरा भी एक होता है टैक्स इन लेबर। कैश, काइंड और लेबर। कैश में हो गया कि मतलब स्टेट ने एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि अगर आपका एक्स अमाउंट, अगर आपका ज़मीन है तो इससे हमें इतना कर चाहिए, तो क्या करेंगे, आप अपने खेत का सामान ले जाएंगे, जो भी आपका उपज हुआ उसे जाके मार्केट में बेचेंगे और मार्केट में बेच के जो स्टेट ऑफिशियल जो आएंगे आप उसको उतना अमाउंट पे कर देंगे। काइंड में होता है कि जितना भी आपने फसल जो है आप उसे बेचेंगे नहीं। सपोज करिए आपको फिक्स हुआ है कि आपको 10 बोरी अनाज देना है, तो आपने 10 बोरी अनाज दे दिया, तो ये हो गया काइंड। और टैक्स इन लेबर क्या होता है कि सपोज करिए कि जिस साल आपकी खेती किसी कारणवश आपका कुछ खेती हो ही नहीं पाया या आपके पास जमीन नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जो किंग का जो लैंड होता था, यानी कि रूलर का जो लैंड होगा, उस पे जाके एग्रीकल्चरल वर्क अपना लेबर देंगे और इस तरीके से अपने टैक्स पेमेंट करते थे। तो ये तरीका था। तो हैदर अली ने क्या टीपू सुल्तान ने क्या सिस्टम बनाया था कि टैक्स जो भी हर पीजेंट को देना होगा वो कैश फॉर्म में देना होगा, और इसे कलेक्ट करने के लिए सुल्तान की या स्टेट के जो ऑफिशियल्स जो होंगे वही कलेक्ट करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम जो था वो पूरा एक विस्तृत सर्वेक्षण और वर्गीकरण पर आधारित है, यानी कि डिटेल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें यूनिफॉर्म रेट देखने को मिलेगा। जैसे अगर लैंड अगर फर्टाइल है तो उसका डिफरेंट सिस्टम होगा, अगर लैंड अगर सेमी फर्टाइल है तो उसका डिफरेंट होगा, अगर लैंड अगर बैरन है तो उसका एक डिफरेंट कलेक्शन ऑफ सिस्टम होगा। तो इससे किसानों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर एक यूनिफॉर्म रेट अगर लगा दिया जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक किसान के पास जितना भी जमीन होगा वो इक्वल अमाउंट में फर्टाइल हो सकता है कि कोई लैंड, कुछ लैंड के पोर्शंस फर्टाइल हो और कुछ अनफर्टाइल भी होते हैं। ठीक है, तो इससे स्टेट को भी फायदा होता है और किसानों को भी फायदा होता है। इस पॉइंट को आप याद रखना है। इसके साथ साथ उन्होंने जैसे कुछ नए सिस्टम्स को तो उन्होंने इवॉल्व किया ही, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन साथ साथ में मुगल सिस्टम ऑफ जागीर को भी रखा है। यानी कि यहाँ पे आपने देखा होगा कलेक्शन ऑफ टैक्स थ्रू सैलरीड ऑफिशियल्स, यानी कि जो ऑफिशियल थे उनको स्टेट की तरफ से सैलरी दिया जाता था। लेकिन कुछ कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी होते थे जिन्हें कि लैंड ग्रांट किया जाता होगा। तो ये सिस्टम भी हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। तो इस अगर पूरे के पूरे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के पीछे का जो आइडिया जो था, इसके अगर हम कॉन्टेक्स्ट को समझें कि क्यों ऐसा सिस्टम बनाया गया, तो बेसिकली इसके पीछे का जो एजेंडा था, तो टीपू सुल्तान एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री हेजेमनी
यानी कि केंद्रीकृत सैन्य वर्चस्व का एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जिससे कि एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन हो सके। ठीक है, देखिए एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जिस चीज का जरूरत है वो है लार्ज रिसोर्स बेस का। और रिसोर्स बेस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए या तो कैश में चाहिए या तो आपके पास में उपज इतना होना चाहिए जिससे कि आप अपने सोल्जर्स को फीड कर सके। और ये दोनों सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल था। आपने सोल्जर्स जो कि आप कैश में कलेक्ट कर रहे हैं सभी पीजेंट से, जो भी टैक्स है, जो भी अपने आम जनता है उससे जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन कर रहे हैं वो आप कैश में कर रहे हैं, तो उसी कैश को आप कुछ अमाउंट अपने सोल्जर्स को भी दे सकते हैं। फिर सोल्जर्स मार्केट में जाके अपने लिए परचेज कर सकते हैं और इस तरीके से एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एक सेंट्रलाइज मिलिट्री हेजेमनी, केंद्रीकृत सैन्य वर्चस्व को स्थापित करना चाहते थे। इसके अलावा अपने इस सेंट्रलाइज मिलिट्री हेजेमनी यानी कि अंपायर को एक मिलिट्री पावर बनाने के में उन्होंने कई, सिर्फ एक मेथड से तो होगा नहीं, कई सारे अदर भी उन्होंने स्टेप्स लिए थे। स्टेप्स लिया उन्होंने एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि रिपेयरिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू इरिगेशन सिस्टम, प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और साथ साथ में उन्होंने मैसूर में रेशम की पैदावार यानी कि सीरीकल्चर को भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सीरीकल्चर का मैसूर में जो इंट्रोडक्शन था वो किसने किया था, तो टीपू सुल्तान के टाइम पे होता है। ठीक है, और एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग होगा यानी कि एग्रीकल्चर को ट्रेड के पर्पज से डेवलप करना। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब चूंकि एग्रीकल्चर को ट्रेड के पर्सपेक्टिव से डेवलप करना है और जो कॉम्पिटिंग पावर है ये बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि इस टाइम में जो यूरोपियंस जो इंडिया में आ रहे हैं वो भी इस तरीके से कमर्शियलाइजेशन को फेवर कर रहे हैं। तो चैलेंज बेसिकली है, तो इनसे भी हेल्प लेने के लिए अगर आप यूरोपियंस के साथ में अगर बराबरी करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी भी बेसिकली लाने के लिए ये यूरोप में था। तो इन्होंने अपने कई सारे अपने जो एम्बेसडर्स थे यानी कि जो राजदूतावास होते हैं उन्हें फ्रांस में भेजा और वहां से उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को सीखा कि हाँ किस तरीके से एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होता है। और इसी के साथ साथ में उन्होंने एक नेवी भी बिल्ड किया। नेवी किस पर्पज से बिल्ड किया, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो और इंडियन ओशियन के ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके। यानी कि कमर्शियल बॉडी होने के साथ साथ में उसके पास में मिलिट्री प्रोग्रेस भी हो ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। ठीक है, 1793 में उन्होंने स्टेट कमर्शियल कॉरपोरेशन यानी कि राजकीय व्यापारिक निगम को स्टैब्लिश किया, जिसके तहत मैसूर के बाहर कई सारे फैक्ट्रीज स्टैब्लिश किए गए। 1793 में उन्होंने स्टेट कमर्शियल कॉरपोरेशन, और इसका एजेंडा क्या था, ताकि मैसूर के बाहर फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जा सके। और लगभग लगभग हम लोग पाते हैं कि 30 से ज़्यादा फैक्ट्रीज जो हैं वो मैसूर के बाहर वेस्टर्न इंडिया में और इवन ओवरसीज में अगर हम देखते हैं तो मस्कैट में भी हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने फैक्ट्रीज जो हैं वो स्टैब्लिश किए थे। और इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि मैसूर सैंडलवुड, राइस, सिल्क, कोकोनट, सल्फर एटसेट्रा और जितने भी बहुत सारे अदर आइटम्स भी थे, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण जो कि लग्जूरियस आइटम जिसे हम कहते हैं या जिसमें मैसूर का वर्चस्व था, तो वो थे सैंडलवुड, राइस, सिल्क, कोकोनट और सल्फर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। और इससे अंपायर का जो रिसोर्स बेस होता है यानी कि जो रेवेन्यू बेस होता है वो काफ़ी इंक्रीज होता है और इसलिए ये पावरफुल स्टेट के तौर पे इमर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें। अगर हम बात करें, चूंकि 18 सेंचुरी के बारे में हम बात करते हैं तो मुगल अंपायर का जिक्र हमेशा आता है। तो अगर हम मैसूर और मुगल अंपायर के रिलेशन के बारे में बात करें तो आवश्यकता के अनुसार टीपू ने मुगल अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, यानी कि अगर अगर उन्हें कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें लग रहा है कि अब हमें मुगल अथॉरिटी का हेल्प का जरूरत है तो वो रिकॉग्नाइज करते थे, और जब लगता था कि नहीं जरूरत है तो नहीं रिकॉग्नाइज करते थे। तो ये पूरा सिचुएशन के ऊपर था, इसका कोई फाइनल एंड नहीं था। यह बात आपको याद रखना है।
एज फार एज अगर अपने अथॉरिटी के बारे में बात करें, उनके रूल के बारे के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने के लिए कि वो एक डिपेंडेंट रूलर नहीं है मुगल अथॉरिटी के अंदर, तो उसके लिए उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए थे, जिसमें सबसे पहला था कि जो उनके कॉइन्स जो होते थे उसमें कोई भी मुगल एम्परर का कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता था। बाकी हम अदर जितने भी पावर्स को लगभग लगभग देखते हैं उस टाइम में, तो जो कॉइन्स को जो इशू किया जाता था, या जो खुतबा जो यानी कि जो फ्राइडे प्रेयर होता है यानी कि जुम्मा जो होता है, उसमें मुगल एम्परर को रेफरेंस दिया जाता था। पर यहाँ टीपू सुल्तान ने ना ही तो अपने कॉइन्स में और ना ही जुम्मे यानी कि जो फ्राइडे प्रेयर्स होता है उसमें मुगल एम्परर का नाम शामिल किया था, बल्कि वो अपने नाम पे उसे इशू करते थे। इसके अलावा अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए कि वो एक इंडिपेंडेंट रूलिंग अथॉरिटी है, तो उन्होंने एक ऑटोमन रूलर से एक सनद भी लिया था, यानी कि एक रॉयल अथॉरिटी या फिर एक रॉयल डिक्री भी लिया था, जिससे कि वो लोगों के सामने दिखा सके कि उन्हें उस समय उस टाइम पे इस्लामिक वर्ल्ड के जो सबसे टॉप मोस्ट जो लीडर होते थे वो थे ऑटोमन के खलीफा होते थे, खलीफ भी जिन्हें कहा जाता है। और अगर इनसे अगर आपको अथॉरिटी मिल जाए, लेजिटिमेसी मिल जाए, तो आपको किसी और अथॉरिटी का जरूरत नहीं है कि आप उसे रिकॉग्नाइज करें। तो इन्होंने खलीफा से भी एक सनद भी सिक्योर किया था, जिससे कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पर बता सके और दिखा सके। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको राजपूत्स और मैसूर के पॉइंट के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने स्टेट ऑफ मैसूर को भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर के बारे में। तो अगर हम ट्रैवनकोर के बारे में बात करें, तो ट्रैवनकोर के अंदर बेसिकली 3 स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं, या 3 इलाके देखने को मिलते हैं, जो कि एक जोग्राफिकल लोकेशन को भी डोनेट करता है और पॉलिटिकल अथॉरिटी को भी डोनेट करता है। ठीक है, तो जो 3 पावर्स या 3 जोग्राफिकल लोकेशन है, पहला है कोचीन, दूसरा है कैलिकट और ट्रैवनकोर। तो ये तीनों जगह या तीनों स्टेट मिलके बनाते हैं ट्रैवनकोर को। ठीक है, और 1766 में क्या होता है, जब हैदर अली ने कोचीन और कैलिकट को मैसूर के अंदर में कन्क्वायर कर लिया था, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवनकोर के अंदर में अब क्या रह जाता है, जो ट्रैवनकोर का जो इलाका है उसे ही अब हम कहते हैं स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर। ठीक है, अगर ट्रैवनकोर के बारे में बात करें, तो शुरुआत से ट्रैवनकोर ने अपना एक इंडिपेंडेंस मेंटेन किया हुआ था, और इवन मुगल अथॉरिटी भी इसे सब्जुगेट नहीं कर पाए थे। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और इसका जो जो फेज ऑफ एमिनेंस या जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तौर पे जब ट्रैवनकोर कब उभर के आता है, 1729 में। ठीक है, 1729 में जब इसके राजा मार्तंड वर्मा ने इसे एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था। और इस एक्सपेंशन को इन्होंने कैसे किया था, बेसिकली इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और एक मॉडर्न आर्मी, जो कि वेस्टर्न लाइन और जो कि इक्विप थी मॉडर्न वेपन से अलोंग द वेस्टर्न लाइंस के बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का इन्होंने फाउंडेशन रखा था। तो ये सारा का सारा काम किसने किया था, ये मार्तंड वर्मा के काम में होता है। ठीक है, अपने स्टेट को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके रिसोर्स बेस को बढ़ाने के लिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, पेपर के ट्रेड को यानी कि जो काली मिर्च का जो व्यापार होता है उसे पूरा का पूरा एक रॉयल मोनोपोली, यानी कि स्टेट के अलावा उसे कोई और कर ही नहीं सकता है। कई सारे वेस्टर्न नेशंस में और इवन मिडिल ईस्ट में और बहुत सारी जगह पे पेपर का काफ़ी डिमांड था, और जो ट्रैवनकोर जो इलाका था ये काफ़ी इस चीज़ के लिए फेमस था। तो एक तो सबसे पहला इन्होंने पेपर ट्रेड के ऊपर, काली मिर्च के जो ट्रेड था उसके ऊपर एक रॉयल मोनोपोली स्टैब्लिश किया कि स्टेट के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता, कोई व्यापार कर ही नहीं सकता है। तो पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है वो पूरा आएगा स्टेट के पास में। और फिर बाद में क्या होगा कि जो इंटायर मालाबार कोस्ट जो था, इसके ऊपर इन्होंने, यहाँ के ट्रेड के भी ऊपर भी इन्होंने धीरे धीरे करके अपना एक रॉयल मोनोपोली स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, और इतना ही सिर्फ इन्होंने नहीं किया, पहले पेपर को किया, पेपर करने के बाद पूरे के पूरे ट्रेड को किया, और बाद में फिर इन्होंने डच को भी यहाँ से आउस्ट किया था, यानी कि डच को यहाँ से भगा दिया था, हरा के उन्होंने डिफीट करके उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया था। और इंग्लिश एक यहाँ पे एक पावर थी, यानी कि ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पावर थी,
इवन ये इतने पावरफुल हो चुके थे कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने मजबूर कर दिया था कि आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था मार्तंड वर्मा का कुछ कंट्रीब्यूशन। और 1766 में तो आपने देखा ही कि किस तरीके से हैदर अली ने कोचीन और कैलिकट को एक्वायर कर लिया था, पर वो ट्रावनकोर को कन्क्वायर नहीं कर पाए थे। और उस समय रूलर कौन थे? मार्तंड वर्मा। ठीक है, तो एज ए मिलिट्री हिस्ट्री के तौर पे या एज ए पॉलिटिकल एक्सपेंशन के तौर पे देखें हम, तो मार्तंड वर्मा का रूल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। इसके बाद इनके जो बेटे और जो सक्सेसर जो होते हैं वो होते हैं राम वर्मा। राम वर्मा का टाइम में कंसोलिडेशन तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चरल कंट्रीब्यूशन या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है राम वर्मा के टाइम में ट्रावनकोर में, वो हमें कल्चरल कंट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। और इस टाइम माना जाता है कि ट्रावनकोर जो था वो कला और विद्वत्ता का, यानी कि कला और आर्ट और स्कॉलरशिप का एक कैपिटल इवॉल्व करता है इंडिया में उस टाइम पे। ठीक है, कैपिटल के तौर पे, यानी कि एक केंद्र के तौर पे, एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पे उभर के आता है कला और विद्वता में, यानी कि आर्ट और स्कॉलरिज्म में। ट्रावनकोर जो है राम वर्मा के लीडरशिप में काफी उभर के आता है। ठीक है, जिसे कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे जब हम ओवरऑल 18 सेंचुरी में के कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक डिबेट से रिलेटेड एक टॉपिक है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझना है कि ऐसा ब्रिटिश इतिहासकारों ने दिखाया था कि 18 सेंचुरी बेसिकली एक डार्क एज का एक पीरियड था। कई सारे पॉइंट्स को तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने खंडन किया ही है कि किस तरीके से हमें मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को समझना चाहिए, किस तरीके से इस टाइम की पॉलिटिकल हिस्ट्री को विजुअलाइज करना चाहिए। कैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर डिक्लाइन हो रहा है तो साथ साथ कुछ कुछ सेंटर्स का, कई सारे रीजनल पावर का इमरजेंस होता है, और यही जो रीजनल पावर्स होते हैं एक कल्चरल स्टेबिलिटी और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस टाइम में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में कल्चरल कंट्रीब्यूशंस इन 18th सेंचुरी। हमने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से तो इस पीरियड को देख लिया है, लेकिन कल्चरल कंट्रीब्यूशंस भी हम देखेंगे कि जैसे राजपूत रूलर्स जयसिंह के टाइम पे क्या अचीवमेंट होता है, इस टाइम पे मराठाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, टीपू मैसूर के जो रूलर होते हैं टीपू सुल्तान, उन्होंने क्या क्या कल्चरल कंट्रीब्यूशंस दिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है राम वर्मा के कंट्रीब्यूशंस को हमें पढ़ना है, तो हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हमने अपने आज के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जो कि आज का हमारा टॉपिक था इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे कल्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में ऑफ द 18 सेंचुरी। तब तक के लिए आप जितने भी इस लेक्चर को और इससे प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें, प्रिपेयर करते रहें, और कोई भी अगर डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।